जय हिंद एवरीवन। मैं समीर चौधरी यूपीएससी हिंदी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम लोग अपना करंट अफेयर सीरीज जो है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो ऑलरेडी करंट अफेयर सीरीज में हम लोग दिसंबर मंथ का करंट अफेयर जिसका मेजर पोर्शन हम लोग कर चुके हैं, पॉलिटी, आईआर, इकोनॉमी, सिक्योरिटी वाला टॉपिक। तो आज हम लोग बेसिकली एनवायरनमेंट और इकोलॉजी वाला टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो अगर हम देखें तो दिसंबर मंथ में फिर अपने पास बचेगा साइंस एंड टेक और लास्ट में आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, तो ये दो टॉपिक बचेंगे, तो उसको भी हम लोग नेक्स्ट 2 लेक्चर में कर लेंगे। दिसंबर मंथ का कंप्लीट हो जाएगा, फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कंप्लीट हो जाएगा। बचेगा जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, तो अप्रैल का भी देख लिया जाएगा। अप्रैल का भी चूंकि मई में एग्जाम है तो मिड अप्रैल तक का कर लिया जाएगा, जो भी ऐसा होगा। तो खैर हम लोग शुरू करते हैं। तो COP15 टू यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD। ठीक है, तो फिलहाल जो है ये चूंकि मैंने बताया था, कई बार मैंने बताया है कि जैसे रियो समिट है। ठीक, तो आपको ये बेसिकली लेक्चर सीरीज आपको लगता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। तो रियो समिट जो 1992 में हुआ था, तो इसको अर्थ समिट भी कहते हैं, एजेंडा 21 भी कहते हैं कि 21st सेंचुरी के लिए जो है क्या एजेंडा होना चाहिए। ठीक है, तो इसी नाम से जाना जाता है ये, और इस पे कई क्वेश्चन भी हैं प्रीलिम्स में, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बनते हैं। ठीक, तो इसमें जो है एक प्रकार से 3 कन्वेंशन हुए थे, कई बार मैंने बताया है। पहला UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। अगला UNCBD, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और अगला UNCCD टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। ठीक है, तो इन तीनों कन्वेंशन एक प्रकार से इसी समिट के बाद अडॉप्ट किए गए थे। तो उसमें से एक यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, जिसकी COP15 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी मीटिंग 15वीं हुई। कहाँ पे हुई? मॉन्ट्रियल, कनाडा। तो कनाडा में एक प्रकार से सिटी है मॉन्ट्रियल, वहाँ पे हुई। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी फेमस है आपका ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को लेके कि भाई कम करना है। तो यहाँ पे मॉन्ट्रियल, कनाडा, यहाँ पे हुई। तो ये चेयर इसको एक प्रकार से चेयर्ड बाय चाइना। ठीक है, होस्टेड बाय कनाडा, चेयर्ड बाय चाइना, ये आपको ध्यान रखना है। तो चूंकि अब प्रीलिम्स नज़दीक है तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो फैक्ट्स हैं वो बेसिकली आपको करने हैं। ठीक है, और ये बेसिकली मैगजीन जो एक प्रकार से है, तो जो यूपीएससी वाले हैं उनको तो बेसिकली बहुत ही डिटेल वे में जाना है। ठीक है, मैगजीन में जो दिया हुआ है और उसको आपको बेसिकली खुद से भी एक नोट्स बनाना है, कुछ सर्च रिजल्ट्स करने हैं। पीसीएस के वाले जो हैं सिर्फ फैक्ट जैसे पीसीएस वालों को सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि भाई मॉन्ट्रियल, कनाडा में मीटिंग हुई COP15 UNCBD की, इतना काफ़ी होगा, चाइना ने होस्ट किया। बाकी जो यूपीएससी वाले हैं उनको थोड़ा सा और डिटेल में जाना होता है कि भाई मॉन्ट्रियल किसके लिए फेमस है। ठीक है, वहाँ पे क्या क्या अडॉप्ट की गई चीज़ें, क्या क्या फ्रेमवर्क था। ठीक है, क्या टारगेट्स डिसाइड किए गए, तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा डिटेल वे में जाना होता है। तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ COP15 was to adopt a global biodiversity framework which will replace Aichi biodiversity target। अब जैसे 2011 से 2020 तक जो था अपने पास बायोडाइवर्सिटी के लिए आईची टारगेट्स था, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें कुल मिला के 20 टारगेट थे। ठीक है, तो अब एक प्रकार से क्या हुआ है कि बेसिकली अब नया टारगेट जो डिसाइड किया गया है, उसमें टारगेट्स की संख्या जो है वो बढ़ा दी गई है। ठीक है, कुल मिला के अब 23 टारगेट कर दिए गए हैं और 4 गोल, मतलब 4 गोल रखे गए हैं और 23 टारगेट। ठीक है, जैसे कि अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, इसमें 17 गोल रखे गए हैं और मेरे ख्याल से 169 टारगेट रखे गए हैं। सिमिलरली यहाँ पे 4 गोल और 23 टारगेट रखे गए हैं और बेसिकली इसको 2050 तक अचीव करने का ऐसा रखा गया है कि 2050 तक अपने को अचीव करना है। ठीक, तो इतना आपको मोटा मोटी आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो अब चूंकि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में बात हो रहा है, तो ये तो मैंने बता दिया कि सबसे पहली बात कि ये 1992 जो रियो अर्थ समिट हुआ था वहाँ अडॉप्ट किया गया था। ठीक, दूसरी बात आपको जो 2-3 फैक्ट जो कि आपको स्टैटिक पर्सन में भी आपको मिलते होंगे, इसमें 2 जो CBD हैं, इसमें 2 प्रोटोकॉल एक प्रकार से जुड़े हुए हैं। एक आपको नगोया प्रोटोकॉल और एक कार्टागेना प्रोटोकॉल। ठीक है, इन दोनों का नाम जो है हमेशा आप लोग सुनते होंगे। तो नगोया प्रोटोकॉल आपका ABS ध्यान रखना है, एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। ठीक है, तो आपको इतना कम से कम ये 2-3 वर्ड पता होना चाहिए, एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। और कार्टागेना प्रोटोकॉल जो है ये LMO, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ट्रांसफर ऑफ LMO, कोई भी ट्रांसफर ऑफ LMO होगा, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, तो कार्टागेना प्रोटोकॉल के हिसाब से बेसिकली वो एक प्रकार से प्रोटोकॉल होता है। ठीक, तो नगोया और कार्टागेना प्रोटोकॉल CBD के अंतर्गत आ जाते हैं। तो जो कन्वेंशन हुआ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे, तो उसी को एक प्रकार से इंडिया ने अडॉप्ट किया। और इंडिया ने अडॉप्ट किस एक्ट के थ्रू किया? जैसे कोई भी कन्वेंशन को इंडिया को अडॉप्ट करना होगा और इम्प्लीमेंट करना हो तो एक्ट बनेगा, सिंपल सी बात है। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 जो है एक प्रकार से इसी का पालन करता है। ठीक, तो आपको मोटा मोटी आइडिया लग गया। तो खैर COP15 UNCBD हुआ, इसके साथ साथ अभी आप देखेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं,
कई एक प्रकार से इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, उसी में एक है वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप, ठीक। तो वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप ये है कि इसमें कुल मिला के 10 ऐसे रिस्टोरेशन किया, मतलब एनवायरनमेंट को किस प्रकार से रिस्टोर किया जाए, इकोसिस्टम को किस प्रकार से रिस्टोर किया जाए, कंजर्व किया जाए, उस दिशा में क्या क्या कदम उठाए गए हैं। उसमें से जैसे कई 10 हैं, 10 में से आपको 3-4 जो ध्यान रखने हैं, मैं बेसिकली आपको वो बताता हूँ कि भाई किस प्रकार से एक प्रकार से रिस्टोरेशन करना है, कंजर्व करना है। उसमें से एक है ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव। तो आपसे जैसे पूछ दिया जाए कि ग्रेट तो ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव जो है, ग्रेट ग्रीन वॉल नाम से पता चल रहा है ग्रीन। ग्रीन जनरली क्या आता है, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन में काम आता है। एक प्रकार से जो अफ्रीका का रीजन है, अफ्रीका में जैसे कई कंट्री हैं, सारा का नाम यहाँ में लिख सकता है, आपके मैगजीन में दिया हुआ है, जैसे जिबूटी है, एरिट्रिया है, इथोपिया है, ठीक है, माली है, मोरिटानिया है, नाइजर है, सेनेगल है, सूडान है, छठ है। बेसिकली आपके नॉर्थर्न अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, अफ्रीका के एक प्रकार से नॉर्थ में आ जाते हैं, मोरिटानिया, माली, नाइजर, ये सब तो अफ्रीका के नॉर्थ में आ जाते हैं। तो एक प्रकार से वेस्ट से ईस्ट तक अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका महाद्वीप के वेस्ट से ईस्ट तक, और मेरे ख्याल से नॉर्थ और सेंट्रल वाला जो पोर्शन अफ्रीका का है, उसमें वेस्ट से ईस्ट मतलब पश्चिम से पूर्व एक प्रकार से ग्रीन वॉल। तो ग्रीन वॉल से क्या चल रहा है भाई, पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, एक फॉरेस्ट क्रिएट किया जाएगा, जो भी ऐसे रीजन जो कि जहाँ लैंड डिग्रेडेशन हो रखा है एक प्रकार से, वहाँ पे फिर से उसको लैंड रिस्टोरेशन किया जाएगा। तो ग्रेट ग्रीन वॉल जैसे आपको 2-3 पॉइंट पता होना चाहिए कि भाई कौन कौन से कंट्रीज के थ्रू है, मोटा मोटी, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में है, और सवाना रीजन एक प्रकार से जो सवाना ग्रासलैंड है, सवाना ग्रासलैंड, ठीक है, उसको रीस्टोर करना है अपने को, ठीक। तो ग्रेट ग्रीन वॉल आपको ध्यान रखेंगे। नमामि गंगा नेक्स्ट है इसी में। तो नमामि गंगा के तो बारे में आप लोग पढ़ते ही होंगे। तो नमामि गंगा भाई जो गंगा है अपना, एक प्रकार से गंगा और बेसिकली उसकी जो भी ट्राइब्यूटरीज हैं, उनको किस प्रकार से जो है कंजर्व करना है, रिजुवनेट करना है, और ये जिम्मेदारी नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की है, ठीक है। इसमें भी जो है कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ठीक है। तो कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आ जाता है, ठीक है, इसके कौन चेयरमैन है, तो सभी आपको आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट है मल्टी कंट्री माउंटेन इनिशिएटिव। तो जो 10 रिस्टोरेशन उसी में मैं आपको बता रहा हूँ। एक है मल्टी कंट्री माउंटेन इनिशिएटिव। ये सभी आपके मैगजीन में दिए हुए हैं बेसिकली, लेकिन आपको जो है जो इम्पोर्टेंट जो मुझे लगे वो बेसिकली मैं बता रहा हूँ। ये आपके बेसिक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और बुरुंडी, रवांडा, युगांडा, ठीक है। तो ये रवांडा और युगांडा जो है बेसिकली मेरे ख्याल से सेंट्रल अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में कंट्री आ जाती हैं, और किर्गिस्तान तो आ जाता है आपका बेसिकली इंडिया से एक प्रकार से ऊपर आ जाता है, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तो एक प्रकार से ये सेंट्रल एशियन कंट्री आ जाती है, और सर्बिया, ठीक है। तो ये कभी कई कंट्री जो हैं आपस में मिलकर मल्टी कंट्री माउंटेन इनिशिएटिव, इसके नाम से पता चल रहा है भाई माउंटेन इकोसिस्टम को किस प्रकार से कंजर्व करना है। तो 3-4 इस प्रकार से आप नाम ध्यान रख सकते हैं जो रिस्टोरेशन में है, जिसमें से ग्रेट ग्रीन वॉल जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगा, ठीक है। तो नेक्स्ट यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, ठीक है। तो 2021 से लेकर 30 तक ये 10 साल का टारगेट रखा गया भाई इकोसिस्टम को रिस्टोर करने का, और 10 ऐसे इनिशिएटिव लिए गए हैं, ठीक। नेक्स्ट रिस्टोरेशन ऑफ बैरोमीटर। तो बैरोमीटर तक इसलिए भी जैसे हम लोग जनरली पढ़ते हैं कि भाई जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं, यहाँ पे खैर अलग चीज़ है। यहाँ पे ग्लोबल रिस्टोरेशन बैरोमीटर रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट जो बेसिकली IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अब जैसे यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स को बिल्कुल सब कुछ पता होना चाहिए कि IUCN जो है कब स्टेब्लिश हुआ था, इसमें क्या क्या कैटेगरी होती हैं, ठीक है। अभी फिलहाल जितने भी लास्ट के 1 साल में जितने भी एक प्रकार से एनिमल्स आपको आपके मैगजीन में कवर हैं, उनका IUCN स्टेटस क्या है। खैर एक IUCN लिस्ट करके मैंने एक वीडियो बनाया था, वो भी मेरे ख्याल से प्लेलिस्ट में पड़ा होगा आपके यूपीएससी चैनल पे। वहाँ पे मेजर पोर्शन ऑफ एनिमल्स मैंने सारे के सारे कवर करा जो पूछे जाते हैं। जैसे भी ज़्यादा से ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, जैसे चीता बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी हाल में जो है चीता को क्या कहते हैं, कूनो पालपुर नेशनल पार्क में जो है वहाँ पे लाया गया था। तो इस तरीके से आपको जो है करंट अफेयर से जो है ऐड करके पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो इससे सैकड़ों की संख्या में एनिमल्स हैं, प्लांट स्पीसीज हैं, जिनका IUCN स्टेटस जो है आपको मिल जाएगा। तो आपको जो है थोड़ा सा अलर्ट होकर पढ़ना पड़ेगा कि भाई क्या क्या पूछा जा सकता है। तो बैरोमीटर जो है वो ट्रैक करता है रिस्टोरेशन प्रोग्रेस अक्रॉस टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। अब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में ढेर सारी चीज़ें आ सकती हैं, जैसे कि आपका कोस्ट, समुद्री तट आ गया, डिजर्ट मतलब एक प्रकार से मरुस्थल आ गया, फार्मलैंड, फॉरेस्ट, ठीक है, जंगल आ गए, ग्रासलैंड, और पीटलैंड। पीटलैंड मतलब कि भाई ऐसा पानी वेटलैंड टाइप का हो गया बेसिकली, और क्या कहते हैं जो थोड़ा सा क्या कहते हैं वो हो, मतलब फॉरेस्ट से भी जुड़ा हुआ हो और बेसिकली वाटर सेचुरेटेड हो, रिवर और अर्बन एरिया, ठीक है। तो ये सभी जो है एक प्रकार से इनको किस प्रकार से
रिस्टोरेशन, उसका ट्रैकिंग करने के लिए ये बेसिकली ये बैरोमीटर रिपोर्ट है। तो आपको बस प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है कि IUCN ने ये बैरोमीटर रिपोर्ट एक प्रकार से निकाला है, लॉन्च किया है, इतना आपको आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट है कि रेड लिस्ट को बेसिकली अपडेट किया गया। तो IUCN ने जो है कुछ डाटा दिए रेड लिस्ट को लेके। तो फिलहाल अभी कुल मिला के 1,50,388 स्पीसीज को इंक्लूड किया गया है, जिसमें से 42,108 आर थ्रीटेंड। तो थ्रीटेंड जो है इसमें से सिर्फ 3 कैटेगरी बन जाती है कि कोई भी स्पीसीज जिसको खतरा है, ठीक है, कोई भी स्पीसीज जिसको खतरा है बेसिकली। तो उसमें हम लोग जैसे कैटेगरी देखते हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड होता है सबसे ऊपर, ठीक है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ठीक, उसके नीचे क्या होता है एंडेंजर्ड, और उसके नीचे क्या होता है वल्नरेबल, ठीक है। तो ये सभी जो है बेसिकली थ्रीटेंड स्पीसीज हैं, ठीक, तो जिनको बेसिकली जो है खतरा होता है, बेसिकली वो एक्सटिंक्ट हो सकती हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें डाटा दिया हुआ है कि कितनी कितनी संख्या है। तो आप थोड़ा डिटेल में जाना चाहते हैं तो आप संख्या याद कर सकते हैं, और अगर आपने ठीक से पढ़ रखा है, जैसे जिन्होंने पढ़ रखा है महीने महीने का कवर कर रखा है, तो वो बेसिकली जो है थोड़ा सा और डिटेल में जा सकते हैं। जो अभी शुरुआत में है, बेसिकली जिनको लगता है कि समय कम है, तो आप मोटा मोटी फैक्ट्स, शुरुआती जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आप ध्यान रख सकते हैं, बहुत डिटेल में आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इसमें से कुछ एनिमल्स जो कि दिए हुए हैं आपके मैगजीन में, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट है सी ड्यूगोंग, ठीक है, ये हमेशा इसका इंपॉर्टेंट है। इसका आयुषन स्ट्रेस वल्नरेबल है, ठीक है, वल्नरेबल, ठीक। आयुषन स्ट्रेस का वल्नरेबल है, पहली बात। इसको सी काउ भी कहते हैं, सी काउ। काउ क्यों कहते हैं सी काउ? बेसिकली जो है काउ, हम लोग जो गाय होती है बेसिकली, आप देखते हैं कि वो हर्बीवोर एक प्रकार से होती है, कि भाई वो क्या कहते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार से प्लांट स्पीसीज पे निर्भर होती है, ठीक है। तो सी काउ ये भी जो है एक प्रकार से हर्बीवोरस मरीन एनिमल है, ठीक है। तो मरीन मतलब ओशियन में ही पाया जाएगा, और मैमल है, ठीक है। काउ भी एक प्रकार से मैमल है। तो ये बेसिकली जो है हर्बीवोरस मरीन मैमल है, और ये सी ग्रास को एक प्रकार से कंज्यूम करता है, खाता है, ठीक है। तो इतना आपको आइडिया होना चाहिए। और इंडिया में अगर देखा जाए, इंडिया के रीजन में, तो गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक, और पाक बे मेरे ख्याल से साउथ में हो गया, गल्फ ऑफ मन्नार पाक बे साउथ में हो गया आपका तमिलनाडु के पास, और कच्छ तो गुजरात में आ गया, अंडमान निकोबार आइलैंड, तो यहाँ पाया जाता है इन 4 स्पेस जगहों पे। इसके अलावा एक और जो पीलर कोरल, ठीक है, तो पीलर कोरल मेरे ख्याल से कोरल का एक प्रकार से वो होगा समुद्र में, ठीक है। तो जैसे IUCN में सभी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं, प्लांट स्पीसीज, एनिमल स्पीसीज, तो ये बेसिकली प्लांट स्पीसीज के अंतर्गत आ जाता होगा। तो ये बेसिकली आपका फ्लोरिडा और यूंगटान पेनिनसुला। तो इसका IUCN स्टेटस जो है, कैरेबियन आइलैंड, आप जानते हैं कैरेबियन आइलैंड जैसे कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में हो गया, जहाँ के आसपास जमैका एक कंट्री है। जमैका का इसलिए फेमस है, जमैका से यूसेन बोल्ट है, ठीक है, यूसेन बोल्ट, द फेमस एथलीट हु वॉन सो मेनी मेडल्स फॉर हिज कंट्री। तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। तो IUCN स्टेटस आपको याद रहता है, इतना काफ़ी होगा, लोकेशन पता हो तो और अच्छी बात है। बाकी आपको ये सी काउ तो बिल्कुल पता होना चाहिए। इसके अलावा जैसे एक है व्हाइट चिक्ड डांसिंग फ्रॉग, ठीक है, तो ये सभी आपको मैगजीन में दिया हुआ है। तो व्हाइट चिक्ड डांसिंग फ्रॉग, ठीक, तो व्हाइट चिक्ड डांसिंग फ्रॉग, तो ये बेसिकली आपका एंडेंजर्ड है, ठीक, तो ये क्या है आपका एंडेंजर्ड है। तो ये सभी का जो जितने भी इस तरह के होते हैं उनका IUCN स्टेटस आपको पता होना चाहिए। और चूंकि एक अंडमान से है, तो जो आसपास के हैं वो पूछे जा सकते हैं। तो अंडमान स्मूथ हाउंड शार्क, तो अंडमान स्मूथ हाउंड शार्क, ठीक है, तो ये बेसिकली वल्नरेबल है। और अंडमान सी, तो अंडमान सी बेसिकली आपका इंडियन ओशन का ही रीजन हो गया, ये वल्नरेबल है, ठीक। तो ये सारे हैं। इसके अलावा येलो हिमालयन फ्रिटिलरी, ये भी वल्नरेबल है, ये भी आपको मिल जाएगा। तो जितने भी एक प्रकार से, ये अंडमान वाला इंपॉर्टेंट हो गया, सी ड्यूगोंग वाला इंपॉर्टेंट हो गया, और येलो हिमालयन फ्रिटिलरी ये भी वल्नरेबल है, और हिमालयाज में पाया जाता है। तो जो भी इंडिया के आसपास पाए जाते हैं, इसे ये प्रश्न पूछे जाते हैं, जो भी कुछ नया ऐसा स्पीसीज मिलता है और फिर उसका IUCN स्टेटस डिसाइड होता है, तो ये सभी प्रश्न पूछ दिए जाते हैं एनवायरमेंट इकोलॉजी सेक्शन से। नेक्स्ट, नेचर बेस्ड सॉल्यूशन। तो नेचर बेस्ड सॉल्यूशन में जो है रिपोर्ट स्टेट फॉर फाइनेंस नेचर, स्टेट फॉर नेचर रिपोर्ट जो है रिलीज किया गया यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम एक प्रकार से जब भी स्टेब्लिश हुआ था, तो उसी दिन जो है 5 जून को हम लोग एनवायरनमेंट दिवस, एनवायरनमेंट डे मनाते हैं। और मेरे ख्याल से 1972 में, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, कि केन्या, नैरोबी केन्या एक प्रकार से जो है वहाँ पे ये हुआ था। तो वो हेडक्वार्टर भी मेरे ख्याल से वहीं पे है। और इतना UNEP के बारे में हमको पता होना चाहिए। नेचर बेस्ड सॉल्यूशन ये है कि भाई किस प्रकार से एनवायरनमेंट को कंजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है, रिस्टोर करना है,
और मैनेज करना है, ठीक है। तो ये आपको मोटा मोटी आइडिया होना चाहिए। और इसके अलावा जो स्टेट, चूंकि ये स्टेट ऑफ फाइनेंस, जो आप रिपोर्ट का नाम पढ़िए, स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर, मतलब नेचर को अगर जैसे कि एक टारगेट लिया गया था, जैसे पेरिस पेरिस वाला जो टारगेट था आपको पता होगा, COP21, ठीक है, एजेंडा 21 नहीं, COP21, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21, UNFCCC का जो हुआ था, ठीक है। इसमें टारगेट लिया गया था कि भाई जो भी 1.5 डिग्री सेल्सियस जो ग्लोबल वार्मिंग है प्री इंडस्ट्रियल, मतलब मान लीजिए लगभग 100-150 साल पहले जो भी टेम्परेचर रहा होगा अर्थ का, उससे अपने को 1.5 डिग्री सेल्सियस के अंतर्गत रखना है इस सेंचुरी, मतलब 21st सेंचुरी में ये टारगेट था। तो नेचर बेस्ड सॉल्यूशन अपने को करना पड़ेगा, मतलब इसमें अपने को क्या है कि फाइनेंस करना पड़ेगा, एफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा। मान लीजिए कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम करना है तो सोलर पावर्स अपने को उसमें पैसे लगाने पड़ेंगे, और ग्रीन हाउस गैस एमिशन पे कैप लगाना पड़ेगा। खैर ये सभी टॉपिक्स अभी आगे हैं। तो इस तरह तरीके से इन्वेस्ट करेंगे तभी जाके जो है अपने को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग रोक पाएंगे। नहीं तो जिस हिसाब से टेम्परेचर पर डिकेड 0.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा चला जाएगा, ठीक है, मतलब 2 के आसपास चला जाएगा, 2 के हो सकता है क्रॉस भी कर जाए इसका इंक्रीज, तो अपने को वो रोकना है, ठीक। नेक्स्ट आपका एडॉप्शन ऑफ सोलर एनर्जी इन इंडिया। तो सोलर एनर्जी के बारे में आपको पता ही है कि भाई चूंकि इंडिया एक प्रकार से आ जाता है आपके ट्रॉपिकल रीजन में, ठीक है। इंडिया का अगर आप नॉर्थ और साउथ वाला पोर्शन देख ले तो साउथ वाला जो पोर्शन जहाँ से है वो विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है, ठीक है, यही है मेरे ख्याल से। तो ये आपका ट्रॉपिकल रीजन में ऑलमोस्ट आ जाता है, और लगभग लगभग साल भर जो है धूप तो मिलती ही है इंडिया को, ठीक है। तो अगर सन से एनर्जी आ रही है तो उसको किस प्रकार से स्टोर किया जाए, ग्रिड पे ट्रांसफर किया जाए और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाए, ये अपने को करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट खैर बहुत इनिशिएटिव्स ले रही है, और जैसे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसके बारे में तो आपको पता ही है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो बेसिकली इंडिया और फ्रांस के इनिशिएटिव से जो है ये अलायंस एक प्रकार से हुआ, और फिर ऑलमोस्ट ढेर सारी कंट्री ने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया, इसके मेंबर्स बने। और गुरुग्राम हरियाणा ये एक इंटरनेशनल अलायंस है, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो गुरुग्राम हरियाणा में है, ठीक है। तो ये बहुत ही एक प्रकार से इंडिया के लिए अचीवमेंट है। और वन सन वर्ल्ड वन वन ग्रिड, ठीक। तो एक प्रकार से सभी जितने भी ट्रॉपिकल रीजन में कंट्री हों या ऐसे रीजन जहाँ पे सन से एनर्जी आ रही है, उनको आपस में किस प्रकार से कनेक्ट किया जाए, किस प्रकार से रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांसफर के लिए एक ग्रिड बनाया जाए, ठीक है, आपस में एक दूसरे को मान लीजिए कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करके हेल्प किया जाए, तो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ठीक है। तो जो ग्लोबल वार्मिंग है किसी एक कंट्री की समस्या नहीं है, ये वर्ल्ड के लिए समस्या है। तो अपने को जो है आप देख सकते हैं ऐसे इस तरह के थीम, जैसे कि अभी G20 समिट इंडिया में होने वाला 2023 में, उसका भी थीम कुछ ऐसा ही सिमिलर है, वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है। तो ये वैसे तो उठाया गया है शास्त्रों से कि भाई पूरा विश्व जो है परिवार के समान है, और इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। लेकिन बेसिकली धीरे धीरे इस आइडिया को अडॉप्ट किया जा रहा है कि भाई कोई भी बड़े इनिशिएटिव के लिए सभी को आपस में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और हेल्प करना पड़ेगा। नेक्स्ट कुसुम किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। तो इसमें बेसिकली क्या है कि जो भी किसान हैं उनको किस प्रकार से सब्सिडी देके, जैसे कि उनके जो फील्ड्स हैं उसमें सोलर पैनल्स लगा के उनको सब्सिडी देके किस प्रकार से फाइनेंशियल हेल्प भी हो जाए, एनर्जी भी प्रोड्यूस की जा सके। तो ये सारे इनिशिएटिव्स एक प्रकार से लिए गए हैं। इसके अलावा आप लोग पढ़ते हैं 2022 तक टारगेट लिया गया था कि 175 गीगावाट। गीगावाट बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, 10⁹9, ठीक है, 10⁹9 होती है गीगावाट, ठीक। और मेगावाट 10⁶6 होती है। तो ये सभी आपको यूनिट का आइडिया होना चाहिए। तो 1 गीगावाट में 1000 मेगावाट हो गया। तो 175 गीगावाट जो है ये टारगेट रिन्यूएबल एनर्जी का रखा गया था, और 175 में से 100 गीगावाट जो है ये सोलर एनर्जी का टारगेट रखा गया था कि भाई इतने में से इतना सोलर एनर्जी। खैर इंडिया ने ऑलमोस्ट शायद कंप्लीट किया था, गवर्नमेंट ने डाटा भी निकाला था कि भाई हमने इतना कंप्लीट कर लिया है। और फिलहाल 2030 तक जो है इंडिया ने टारगेट लिया है कि 500 गीगावाट, जो कि बहुत बड़ा टारगेट है, इतना हम लोग अचीव करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी। और इसमें बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी जो है इसके अंतर्गत जो है जो भी ये इनिशिएटिव्स हैं उसको कवर करती है। और सोलर पावर प्रोजेक्ट, ये सभी जो है एक प्रकार से इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। लेकिन जैसे कोई भी इस इनिशिएटिव होता है, जैसे कोई भी इनिशिएटिव होता है उसे कुछ एक प्रॉज भी होते हैं, कॉन्स भी होते हैं, चैलेंजेस भी होते हैं। तो चैलेंजेस इसमें भी हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल दूंगा, प्लास्टिक, ठीक है। तो प्लास्टिक जब भी इन्वेंट गया होगा तो कितनी सही सी चीज़ है कि भाई हल्की सी चीज़ है, आप कुछ कैरी कर सकते हैं, प्लास्टिक का बॉटल है, हल्का होता है, ट्रैवल करते वक्त यूज कर सकते हैं। और प्लास्टिक के यूटेंसिल्स, प्लास्टिक के चेयर, ठीक है, ढेर सारे ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि प्लास्टिक के बनाए गए। लेकिन आज बेसिकली प्लास्टिक क्या होता है कि भाई नॉन बायोडिग्रेडेबल हो जाता है, ठीक है।
तो इजीली जो है डिग्रेड नहीं होता है, तो वो एक बेसिकली क्या होता है, एक पॉल्यूशन, प्लास्टिक पॉल्यूशन हो गया, ठीक है। सिमिलरली सोचिए कि भाई हम लोग सोलर पैनल्स को बढ़ावा तो दे रहे हैं। अब सोलर पैनल्स में ऐसे प्रोडक्ट्स हम लोग ऐसे यूज कर रहे हैं, ऐसे मिनरल्स यूज कर रहे हैं उसको बनाने में, तो भाई बेसिकली क्या है कि भाई वो लंबे समय तक वो बायोडिग्रेडेबल है या नहीं है, कितना समय लगेगा, तो ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप ऑफ आइटम हो जाएगा, ठीक है। तो कितना समय लगेगा, और एक टाइम पे वो स्क्रैप कचरा बन जाएगा। और ऐसा डाटा है कि भाई वो 1.8 मिलियन टन, आप अमाउंट समझ सकते हैं, 1.8 मिलियन, 1 मिलियन में 10 पावर 6 होता है, और टन, एक टन में समझ लीजिए 1000 kg होता है, समझ रहे हैं ना। तो इतना किलो जाके 2050 में इतना स्क्रैप इकट्ठा होगा सोलर पैनल्स का, सोलर सिस्टम्स का। तो उसको भी अपने को सोचना चाहिए, क्योंकि भविष्य को अपने को 10 साल 20 साल आएगा सोचना चाहिए, 50 साल आएगा, भाई हम ये अडॉप्ट तो कर रहे हैं, हम ये अडॉप्ट कर रहे हैं। जैसे कोयले को अपने जलाया, थर्मल पावर इकट्ठा मतलब थर्मल पावर से इलेक्ट्रिसिटी निकाली, तो वहां से एक समस्या तो है कि भाई ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है। यहाँ से भी तो भाई एक सोलर जो भी एक प्रकार से पैनल्स होंगे, उसके स्क्रैप कचरा जमा होगा, उसको किस प्रकार से डिग्रेड करेंगे, या उसको किस प्रकार से रिन्यू करेंगे, रिसाइकल किस प्रकार से करेंगे, ठीक है। तो अपने को सोचना चाहिए, कुछ ऐसी जो है क्या कहते हैं, रिसर्च करनी चाहिए कि भाई फ्यूचर में क्या कर सकते हैं। इसके अलावा कॉस्ट, कॉस्ट एक बहुत बड़ा इशू है। किसी इंडिया जो है बेसिकली इम्पोर्ट डिपेंडेंट है, इंडिया के पास इंडस्ट्री नहीं है, उतनी स्किल्ड लेबर फोर्स नहीं है कि भाई इस तरह के इंडस्ट्री को सपोर्ट कर सके। तो इन सारे पॉइंट्स को भी जो है ध्यान दिया जाना चाहिए कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को किस प्रकार से एम्पावर किया जाए। नेक्स्ट, एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2022। तो जो पुराना एक्ट था उसको एक प्रकार से अमेंड किया गया, और ये एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2022 आया है। तो कार्बन क्रेडिट रेटिंग को लेके बेसिकली ये है कि इट एम्पावर सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्पेसिफाई अ कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम। अब समझिए कि ये कार्बन क्रेडिट होता क्या है। कार्बन क्रेडिट ये होता है कि मान लीजिए कि कैप लगा दिया था, मतलब कई इंडस्ट्री हैं, सभी ग्रीन हाउस गैस एमिशन एमिशन करती हैं, समझ रहे हैं ना, कुछ प्रोड्यूस करती हैं, कुछ एमिशन होता है। तो सिंपल सी बात है कि आप बिल्कुल से रोक नहीं सकते, अगर रोक देंगे तो डेवलपमेंट रुक जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। जैसे कि आप समझिए कि जो थोड़ा बहुत आप हिस्ट्री पढ़ते होंगे, तो मॉडर्न हिस्ट्री की बात लीजिए कि लगभग 200 साल पहले जब इंडिया एक प्रकार से स्ट्रगल कर रहा था इंडिपेंडेंस से, ठीक उससे पहले जो है बेसिकली जो यूरोप था या अमेरिका था, वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस बूम पे था, ठीक है। मतलब टेक्सटाइल हो या कुछ और हो, आयरन आयरन इंडस्ट्री हो, तो बेसिकली जो है वहाँ पे उनको समय मिला, उनके पास ठीक ठाक संसाधन थे, इंडिया से भी काफ़ी संसाधन की हेल्प हुई। तो बेसिकली उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस शुरुआत स्तर पे कर लिया, और इंडिया बेसिकली जो है पीछे रह गया इस सेंस में। और इंडिया और कई ऐसी कंट्री जो कि एक प्रकार से जहाँ पे कॉलोनियल पावर्स कोई ना कोई वहाँ पे बैठे हुए थे, तो वो पीछे रह गया। आज क्या है कि कोई भी डेवलपिंग कंट्री, एक बहुत ही सिंपल सा इकोनॉमी का फेनोमेना है कि कोई भी डेवलपिंग कंट्री जो है, कोई भी डेवलपिंग कंट्री अगर वो डेवलप बनना चाहती है, मतलब वो विकसित बनना चाहती है, तो उसको इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू गुजरना ही पड़ेगा। और इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू गुजरेगा तो सिंपल सी बात है कि भाई ग्रीन हाउस गैस एमिशन होगा, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन होगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें होंगी। और एक समय आएगा जब धीरे-धीरे जब वो कंट्री डेवलप हो जाएगा, तो फिर ये सारी चीज़ें एक प्रकार से स्टैग्नेट कर जाएँगी, मतलब डिग्रेडेशन रुक जाएगा, धीरे-धीरे कंजर्वेशन हो जाएगा। ये एक प्रकार से थ्योरी है, ठीक है? इसका साथ एनवायरनमेंट कोऑर्डिनेट्स कर्व भी इसी प्रकार से जो ये थ्योरी है। तो ख़ैर मेरा ये कहना है कि भई ये आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू जाना ही पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है? तो कार्बन क्रेडिट वाला जो ये पॉइंट है, ये है कि मान लीजिए 2 प्रकार की इंडस्ट्री है, ठीक? एक इंडस्ट्री जो है आपका, उस पे गवर्नमेंट ने सभी इंडस्ट्रियों पे कैप लगा दिया, उस पे कैप लगा दिया कि भाई आप एक्स अमाउंट ही एमिशन कर सकते हैं, मतलब इतना अमाउंट ही एमिशन कर सकते हैं, ये कैप लगा दिया गवर्नमेंट ने, ठीक। और एक सर्टिफिकेट दिया कि भाई आपको सर्टिफिकेट इशू करेंगे कि भाई इतना कैप ही कर सकते हैं। अब मान लीजिए किसी इंडस्ट्री को आवश्यकता है उससे ज़्यादा करने की, तो उसने क्या किया, गवर्नमेंट के जो भी कैप थे उससे ज़्यादा एमिशन कर दिया। मान लीजिए उसने गवर्नमेंट ने, मैं इसे एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने मान लीजिए गवर्नमेंट ने 100 मेगा टन या ज़्यादा कह दिया मैंने, मान लीजिए कुछ टन, ठीक है, कुछ टन एमिशन कि भाई इतना CO2 एमिशन ही आप कर सकते हैं। लेकिन किसी इंडस्ट्री ने ज़्यादा कर दिया, तो भाई क्या करेगा गवर्नमेंट, एक प्रकार से बोलेगा आप या तो कार्बन क्रेडिट जो है एक प्रकार से खरीदो, ठीक है, मतलब पैसे दो, उसका गवर्नमेंट जो है कहीं ऐसे जगह इन्वेस्ट करेगी कि बेसिकली जैसे सोलर पावर्स में, ठीक है, या ट्रेडिंग, कार्बन ट्रेडिंग एक प्रकार से हो सकता है कि ऐसी इंडस्ट्री जिसने एमिशन कम किया, ठीक है, ऐसी इंडस्ट्री जिसने एमिशन कम किया
उससे बेसिकली जो है ये खरीद सकते हैं, ठीक है। तो कार्बन क्रेडिट सिस्टम, कार्बन ट्रेडिंग, ये सभी जो टर्मिनोलॉजी यूज हो जाती है मोटा मोटी यही होते हैं कि भाई गवर्नमेंट जो है एक प्रकार से सर्टिफिकेट करती है कि भाई परमिशन देती है कि आप इतना एमिशन ही कर सकते हैं, और फिर कंपनी को अगर उससे ज़्यादा कर दे तो कंपनी को पे करना पड़ेगा, या कुछ कंपनी से खुद से जो है वॉलंटरली उनकी इच्छा अनुसार जो है कुछ एफॉरेस्टेशन वर्क उनसे करवा सकती है कि भाई इतना एरिया है, आपको यहाँ बेसिकली जंगल लगाना है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें जो है कंपनी से आप करवा सकते हैं, गवर्नमेंट करवा सकती है। तो इससे क्या होगा कि भाई बेसिकली आप कचरा फैला रहे हैं, ठीक है, तो आपको कहीं न कहीं और जाके कचरा साफ भी करना पड़ेगा। तो जो कंपनी है, कोई इंडस्ट्री है, उसके ऊपर भी ऑब्लिगेशन किया जाता है, ठीक। तो एनर्जी और नेक्स्ट है एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ फॉर बिल्डिंग्स। तो एक ग्रीन बिल्डिंग्स का कॉन्सेप्ट आया है कि भाई रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू किस प्रकार से बिल्डिंग्स बनाए जाए। तो पहले जो ये कोड था एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड, जहाँ तक मुझे ध्यान है, ये सिर्फ कॉमर्शियल बिल्डिंग्स के ऊपर अप्लाई होता था। अब न्यू कोड विल आल्सो अप्लाई टू ऑफिस एंड रेसिडेंशियल बिल्डिंग। तो अब रेसिडेंशियल बिल्डिंग ऊपर, ऑफिस के ऊपर भी जो है ये अप्लाई होगा, ठीक है। तो ये सभी जो है आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट, कार्बन बॉर्डर एडजस्टेड मैकेनिज्म। अब कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म ये क्या है? तो हाल में ही जो है आपको पता ही है कि एक प्रकार से ये जो शर्म अल शेख है, ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसकी मीटिंग भी जो है अभी शर्म अल शेख इजिप्ट में हुई थी, ठीक है। और चूंकि इंडिया अपोज सीवीएम ऑन कार्बन ऑन बाय यूरोपियन 27th एडिशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी शर्म एल शेख, ठीक है। तो इंडिया जो है अपोज किया है, किसका अपोज किया है? यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन का जो भी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है। अब देखिए यूरोपियन यूनियन है, इसने लाया कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। अब ये है क्या? ये मैकेनिज्म ये है कि मान लीजिए इंडिया से कुछ प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। कैसे प्रोडक्ट्स? कुछ आयरन इंडस्ट्री के प्रोडक्ट हैं, कुछ स्टील प्रोडक्ट हैं, कुछ सीमेंट प्रोडक्ट हैं, कुछ फर्टिलाइजर प्रोडक्ट्स हैं। मतलब ये सभी प्रोडक्ट्स अगर बन रहे हैं इंडिया से और वो यूरोपियन कंट्रीज में जा रहे हैं, ठीक है। तो यूरोपियन कंट्री बोला कि भाई आपके प्रोडक्ट्स, मान लीजिए कि ये प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, आपके प्रोडक्ट्स यूरोपियन कंट्रीज में आ रहे हैं, तो उनको एक बेसिकली एक्स्ट्रा चार्ज, जैसा कि ये नाम से है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट, मतलब कह लीजिए इसको बॉर्डर टैक्स। तो बॉर्डर टैक्स लगेगा तो क्या होगा? जो इंडियन प्रोडक्ट्स यूरोपियन मार्केट में जाएंगे उनका प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात है। उनका प्राइस बढ़ जाएगा तो मार्केट में कंपटीशन दे नहीं पाएंगे, तो इंडिया का जो बेसिकली एक्सपोर्ट है वो कम हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ट्रेड में इंडिया को नुकसान होगा। तो इंडिया ने इसीलिए जो है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म विरोध किया, और ये उनके लिए नहीं लगा रहे, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके लिए कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म नहीं लगा रहे हैं, और ये सिर्फ नॉन यूरोपियन कंट्रीज पे लगा रहे हैं। तो एक प्रकार से ये जो है कह सकते हैं डुअलिटी है इनकी, ठीक। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था शर्म अल शेख इजिप्ट में जो है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज की मीटिंग हुई। आप मुझे ये बताइएगा सिर्फ कि शर्म अल शेख इजिप्ट में है, ये तो मैंने आपको बता दिया। आपको ये बताना है कि इजिप्ट का बॉर्डर, इजिप्ट जो कंट्री है अफ्रीका की, इसका बॉर्डर कौन कौन से ओशियन या सी के साथ लगता है। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। और एक मैंने लेक्चर ऑलरेडी ले रखा है, सी बॉर्डरिंग स्टेट। और आप यूपीएससी को लेकर खासकर सीरियस हैं और पीसीएस में मतलब पूछ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो भी फेमस सी हैं कई का नाम, जैसे कि कैस्पियन सी, ब्लैक सी, मेडिटेरियन सी, ठीक है, रेड सी, तो ढेर सारे सी हैं, ठीक है, पर्शियन गल्फ और साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, येलो सी, सी ऑफ जापान, ढेर सारे सी हैं, मैं कई का नाम ले सकता हूँ। तो अगर आप बेसिकली जो है सीरियस हैं तो भाई पूछ सकते हैं, और यूपीएससी से तो मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई ये सारे प्रश्न जो हैं कभी भी मुंह उठा के पूछ सकते हैं, अच्छे प्रश्न बनते हैं सी वाले, ठीक है, कौन कौन से बॉर्डर लगता है। और आप पीवाईक्यू देखिए देखिए पूछा गया है, ठीक है। तो आप बताइएगा कि इजिप्ट का बॉर्डर किसके साथ लगता है कमेंट सेक्शन में, ताकि आपकी अवेयरनेस भी चेक की जाए, ठीक है। तो आपको मैंने कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, तो आपको प्रीलिम्स के पॉइंट, क्योंकि मैं समझाने में थोड़ा समय लग रहा है, आपको प्रीलिम्स में 2-3 फैक्ट बताना चाहिए। इससे मुझे मुझे पढ़ना होता, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू में इतना पढ़ता कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, मैं 3 लाइन लिखता, मुझे नोट्स में लिखना होता, मैं बस इतना लिखता, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, यूरोपियन यूनियन, ठीक है, इंडिया अपोज्ड, ठीक है। फिर अगला लाइन लिखता यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज, शर्म अल शेख इजिप्ट, ठीक है। और कुछ मुझे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन से चाहिए होता तो मैं ब्रैकेट में लिखता इजिप्ट बॉर्डर विद दिस सी दैट सी, ठीक है। जो मैंने आपसे पूछा है वो बताइएगा। तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाने की कला होनी चाहिए कि एक पेज का, मान लीजिए 2 पेज का मैगजीन है, तो उसको आप 2-3 लाइन में कैसे निपटा दें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि समझ लीजिए कि मान लीजिए 1200 पेज है, ठीक है, 1200 पेज है,
तो ऐसे ही आपके कम से कम मुझे लगता है कि 1200 पेज को आप बहुत ही कॉन्साइज में बना देंगे, तब भी 50-100 पेज हो जाते हैं। तो 100 पेज को भी रिवाइज करना लास्ट मोमेंट में मुश्किल होता है। और अगर आपने नोट्स नहीं बनाए, तो फिर तो और मुश्किल होने वाला है, ठीक है? तो ये सभी चीज़ें जो हैं शुरुआती स्तर पे मैं भी भुगत चुका हूँ, क्योंकि आपको भी आइडिया लग जाता है जब आप गलतियाँ करते हैं, तो बेसिकली मैं समझता हूँ कि ढेर सारे बच्चे ये गलतियाँ करते हैं। तो आपको जो है आपके पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। ख़ैर अब समय कम है, तो अब आप देख सकते हैं कि भई किस प्रकार से आपको कहीं से मिल जाएँ तो और अच्छा है। तो बेसिक ग्रुप जो है कंपाइलेशन वगैरह भी आप देख सकते हैं, कंपाइलेशन लास्ट मोमेंट पे आता है। तो बेसिक ग्रुप जो है ये आपके 4 कंट्री जिनका कि आपको नाम अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं है। बी से ब्राज़ील हो गया, एस से साउथ अफ्रीका हो गया, आई से इंडिया हो गया, सी से चाइना हो गया। तो इसमें 2-3 फैक्ट आपको बस पता होना चाहिए। बेसिक का नाम कौन-कौन सी कंट्री हैं, 4 कंट्री हैं, नाम से पता चल रहा है। और मेरे ख्याल से इसमें रसिया को छोड़ के जो ब्रिक्स वाला अपना कंट्री है, उसमें से रसिया को छोड़ दिया जाए, तो बाकी सारे के सारे इसमें हैं, ठीक है? एक इस तरीके से भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो बेसिक वाला जो कंट्री है, ये कोपेनहेगन अकॉर्ड हुआ था और 2009 में एस्टेब्लिश हुआ था। और सिर्फ़ आपको इतना ध्यान रखना है कि ये क्लाइमेट चेंज को किस प्रकार से जो है, एक प्रकार से मिटिगेट किया जाए, ग्रीन हाउस गैस एमिशन को किस प्रकार से कम किया जाए, ठीक है? तो उस पे बेसिकली काम करती है। और इसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा जो है, इसमें याद करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करना चाहता है। और नेक्स्ट टॉपिक है क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटी इन इंडिया कूलिंग सेक्टर। तो कूलिंग एक बहुत बड़ी समस्या है, जैसे अभी-अभी मार्च का महीना चल रहा है, ठीक अभी 1-2 महीने बाद जो गर्मी पड़ती है, खासकर अपना जो नॉर्थ इंडियन बेल्ट जो है यूपी, बिहार, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ठीक? जो खतरनाक वाली गर्मी जो है होती है, मत पूछिए। 40 के पास जब टेम्परेचर जाता है, 40 के बाद 40-42 तो हालत ख़राब हो जाती है, ठीक है? तो ऐसे लोग जो थोड़ा-सा प्रिविलेज्ड हैं, हम भी अपने आप को मान लेते हैं, ठीक है? कि भई कहीं काम कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं घर में भी कहीं एक एसी, एक कूलर होता है, तो ठीक है प्रोडक्टिविटी आ जाती है, कुछ काम कर लेते हैं, ठीक से चैन की नींद सो जाते हैं। लेकिन उनके बारे में सोचिए जो बेसिकली इनके पास कूलर की फैसिलिटी नहीं है, एसी की फैसिलिटी नहीं है, ठीक है? तो फिर उनको सोचिए कि उनकी प्रोडक्टिविटी पे क्या असर पड़ता है, उनके स्वास्थ्य पे क्या असर पड़ता है और सीवियर हीट वेव्स, ठीक है? लू चलती है, ठीक है? ढेर सारी चीज़ें होती हैं, काफ़ी लोगों की मृत्यु होती है, ठीक है? तो ये सभी जो है एक प्रकार से खतरा हो जाता है। तो एक तो ग्लोबल वार्मिंग तो इसका इफ़ेक्ट है ही। तो इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, कुछ कूलिंग सॉल्यूशंस, एक अफोर्डेबल कूलिंग सॉल्यूशंस ताकि लोग अफोर्ड कर सकें, ऐसा कुछ रिसर्च किया जाना चाहिए। समझ रहे हैं ना? और हीट वेव का जैसे दिया गया है कि भई 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा जाता है तो जो प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया जैसे कि आप गैंगेटिक प्लेन्स में जो भी आप मान सकते हैं यूपी, बिहार सब प्लेन एरिया आ जाते हैं, ठीक है? पंजाब, आपका हरियाणा, ठीक है? और हिली रीजन में आप मान सकते हैं शिमला हो गया, सिक्किम हो गया, ठीक है? तो उत्तराखंड हो गया, तो हिली रीजन में अगर 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर पार कर जाए, तो ये आपका हो जाता है, क्या कहते हैं हीट वेव। इसमें भी जैसे मैगज़ीन में दिया भी होगा सीवियर हीट वेव कितने टेम्परेचर पे मानते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा कितना हो तो सीवियर हीट वेव मानते हैं, एक्चुअल टेम्परेचर कितना होना चाहिए। तो एक बार देख लीजिएगा, मैंने देखा है कई बार टेस्ट में भी इस तरह के प्रश्न बनते हैं और हो सकता है कि एग्ज़ाम में भी जो है आ जाएँ, ठीक है? तो क्या नॉर्म्स हैं? ये तो एक नॉर्मल सा नॉर्म्स है कि 40 डिग्री से ऊपर प्लेन में हुआ, 30 डिग्री से ऊपर हिल्स में हुआ तो होगा। बाकी आपको जो है सीवियर हीट वेव्स का और टेम्परेचर में डेविएशन कितना हो रहा है उसके बेसिस पे भी आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे दिया हुआ अभी डाटा कि लगभग-लगभग 2030 के ऑनवर्ड मतलब 23 चल ही रहा है, 7-8 साल बाद जो है लगभग 200 मिलियन समझ रहे हैं 20 करोड़ लोग, ठीक है? इनको झेलना पड़ सकता है लीथल हीट वेव मतलब बहुत ही गंदा हीट वेव, जिनकी वजह से उनके ऊपर नई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज और काफ़ी संख्या में लोगों की मृत्यु भी होती है, ठीक है? जो गरीब लोग होते हैं, तो उनको झेलना पड़ सकता है। उनको बेसिकली जो है बेसिक रोड डेली बेसिस पे उनको काम करना पड़ता है, दिहाड़ी बेसिस पे काम करते हैं। ज़्यादातर लोग इंडिया में ऐसे ही हैं और ऑलमोस्ट आप जानते ही हैं कि ऑलमोस्ट 60 प्लस परसेंटेज जो हैं ये ग्रामीण क्षेत्र में एग्रीकल्चर या प्राइमरी एक्टिविटी पर निर्भर होते हैं, उनको खेत जाना ही पड़ेगा एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है? तो बेसिकली जो है बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा, ठीक। नेक्स्ट पॉल्यूटेड रिवर स्ट्रेच। तो पॉल्यूटेड रिवर स्ट्रेच जो है आपका, ये सीपीसीबी का रिपोर्ट आया था और इसमें संख्या कम हुई है। जैसे शुरुआत में संख्या ज़्यादा थी, 351 ऐसे स्ट्रेच थे पॉल्यूटेड रिवर्स के और वो घट के 311 आ गई है, ठीक है? तो ये एक डाटा आया है और ये सीपीसीबी ने रिलीज़ किया है, तो सीपीसीबी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है। इस कारण 2-3 फैक्ट पता होना चाहिए कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, पहली बात। दूसरी बात 1974 के अंतर्गत गठित की गई थी वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट। इस एक्ट का नाम आपको याद रखना है, इसके अंतर्गत फँसाने के लिए वो कई बार मैंने देखा है टेस्ट वगैरह में ऑप्शन दे देते हैं कि भाई एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट के तहत की गई थी, नहीं वाटर के अंदर की गई थी, ठीक है?
आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, सबसे पहला जीव जो है वाटर में आया था, तो वाटर फिर एयर, ठीक है। तो बाद में इसको पावर्स जो दी गई हैं, ठीक है, पावर्स दी गई हैं एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट के तहत भी। तो पॉल्यूशन वाटर भी हो सकता है, एयर भी हो सकता है, तो वाटर के अंदर गठित किया गया था, पावर्स एयर के अंतर्गत भी दी गई हैं, ठीक है। तो ये सभी आपको पॉइंट बताते हैं, स्टैच्यूटरी बॉडी है और इसने जो है एक प्रकार से जो भी मॉनिटर करता है रिवर्स, लेक्स, तो जो भी वाटर बॉडी हैं उनको एक प्रकार से उनका मॉनिटर करता है वाटर क्वालिटी। और वाटर क्वालिटी मॉनिटर करने का किस प्रकार से क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए? पैरामीटर बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। तो ये एक प्रकार से क्या कहते हैं, कितना ऑक्सीजन चाहिए बैक्टीरिया को, कितना ऑक्सीजन चाहिए बैक्टीरिया को डिकम्पोज करने के लिए, ठीक है। तो सॉरी मैंने बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बोल दिया, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। बायोकेमिकल अलग चीज हो गया, वो अलग पैरामीटर हो गया, ठीक है। उसमें केमिकल भी जुड़ गया, इसमें केमिकल नहीं है, इसमें सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर है, ध्यान रखिएगा, सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक। तो बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसमें ऑर्गेनिक मैटर जो है, जो कि एरोबिक हो, मतलब जो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जिनका डिकम्पोजिशन हो सके बैक्टीरिया की मदद से। तो सिंपल सी बात है, कोई मान लीजिए बॉडी है, वाटर बॉडी है, उसमें बैक्टीरिया जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको कितना ऑक्सीजन चाहिए, कोई भी बायोडिग्रेडेबल मैटर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उसको डिकम्पोज करने में, ठीक। तो जितना ज़्यादा बीओडी चाहिए होगा, समझिए जितना ज़्यादा चाहिए होगा ऑक्सीजन, जितना ज़्यादा बीओडी होगा उतना ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए बैक्टीरिया को, इसका मतलब उतना ज़्यादा पॉल्यूटेड है, सिंपल सा हिसाब है। जितना कम बीओडी होगा उतना ज़्यादा एक प्रकार से क्या है, अच्छा पानी है। तो आप इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। और 3 mg पर लीटर, जैसा कि यहाँ दिया हुआ है कि अगर 3 mg पर लीटर से ज़्यादा हो गया बीओडी, ठीक है, तो पॉल्यूटेड है। और 3 mg पर लीटर से कम है, मिलीग्राम पर लीटर से कम है, तो अच्छा पानी है, ठीक है। तो आप इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं, ये सारे फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं, ठीक, कि भाई अगर बीओडी ज़्यादा होगा मतलब पॉल्यूटेड वाटर है, बीओडी कम होगा तो पानी अच्छा है, ठीक। लिखा भी है ग्रेटर द बीओडी लोअर द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन अवेलेबल फॉर द एनिमल। तो मतलब जितना ज़्यादा बीओडी होगा उतना कम ऑक्सीजन है पानी में, पानी में ऑक्सीजन का अमाउंट कम है, तो जो भी एनिमल्स हैं, फिश हैं, टर्टल्स हो सकते हैं, और भी क्या कहते हैं स्पीसीज होते हैं, उनके लिए बेसिकली खतरा है। और ये आज का लास्ट टॉपिक है कि ब्लैक सॉइल पे है, कि भाई ब्लैक सॉइल पे रिपोर्ट आया है। तो ब्लैक सॉइल जो है इसका काफ़ी एक प्रकार से प्रयोग होता है, ठीक है। और खासकर जैसे इंडिया का डेक्कन रीजन जो है, डेक्कन रीजन में बेसिकली आपका गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ये सभी रीजन आ गए, ठीक है। तो कर्नाटक, महाराष्ट्र आ गए बेसिकली, तो गुजरात तो खैर वेस्ट में चला गया। तो ये जो डेक्कन रीजन है इसमें ये ब्लैक सॉइल पाया जाता है। और आप कमेंट सेक्शन में एक प्रश्न मैंने आपसे पूछा था कि इजिप्ट जो है इसका कौन से सी के साथ बॉर्डर लगता है। दूसरा प्रश्न मैं भी पूछ रहा हूँ कि जो ब्लैक सॉइल है कौन से क्रॉप मतलब कौन से फसल की खेती के लिए इसका प्रयोग करते हैं। एक बहुत ही फेमस फसल है जो बेसिकली ब्लैक सॉइल में उसकी उपज होती है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ब्लैक सॉइल का जो क्या कहते हैं यूज, मतलब ब्लैक सॉइल में कौन सा एक प्रकार से फसल की खेती की जाती है, क्रॉपिंग की जाती है, आप मुझे बताएंगे, ठीक है। तो ये हम लोग करेंगे, ब्लैक सॉइल को रिगर सॉइल भी करते हैं, ठीक है। तो हम लोग फिर से नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। साइंस एंड टेक और आर्ट एंड कल्चर वाला जो टॉपिक है वो बच गया दिसंबर से, फिर दिसंबर मंथ जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो 2 लेक्चर बस बचे हैं, तो फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।